अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कानून का बुनियादी उसूल है कि जो रियासती ताकतें हैं इनको अलग अलग होकर अपने अपने दायरे में काम करना चाहिए, और जब ये किसी नुक्ते पर आमने सामने आ जाएं तो फिर आइन में बड़ा वाज़े है कि पार्लियामेंट सुप्रीम होगी। जी हाँ, पार्लियामेंट सुप्रीम होगी। मेरा आज सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम है? ये सवाल उस वक्त मेरे जहन में आ रहा था जब दोपहर में ये खबर आई कि पीटीआई के गिरफ्तार मेंबरान के लिए पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार दिया गया है। अब ये फैसला सुप्रीम ईवान के सुप्रीम सियासतदानों ने करना है कि आखिर पार्लियामेंट सुप्रीम है या सब जेल। मुल्क में सियासी तल्खियाँ इस इंतहा पर पहुँच चुकी हैं कि महज एक जलसा करने पर पहले उजलत में एक कानून पास किया गया कि वक्त पर जलसा होगा, फिर इस कानून की खिलाफ वर्जी यानी वक्त पर जलसा ख़त्म ना करने पर तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को ईवान की हुदूद से खींच कर गिरफ्तार किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस अमल को बुरा माना और सार्जेंट असम्बली समेत कुछ सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल किया। लेकिन दूसरी तरफ कौमी असम्बली के डायरेक्टर जनरल मीडिया ज़फ़र सुल्तान ये फरमाते हैं कि गिरफ्तारियों का स्पीकर कौमी असम्बली को बताया गया था। याद रहे कि रूल्स के मुताबिक स्पीकर की इजाज़त के बगैर किसी मेंबर को असम्बली के अहाते से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर स्पीकर के डबल रोल पर सवाल उठ रहे हैं कि वो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। अब 16 रुकनी एक कमेटी भी बनाई जो गिरफ्तारियों की जांच पड़ताल कर रही है और प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ज़रिए गिरफ्तार मेंबरान को ईवान में भी बुलाएगी, और आज उन्हें पुलिस हिरासत में कौमी असम्बली बुलाया गया। ये हो क्या रहा है? नाजरीन, पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार करने वाले एहलकार और अफसरान कैमरों में साफ साफ नज़र आ रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहे तो वो अहकामात जिन्होंने पार्लियामेंट की बेतौकीरी की। अगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो वो कौमी रहनुमा जो सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ते लड़ते आज यहाँ तक पहुँचे, लेकिन आज कुछ करने से कासिर हैं। लिहाजा पार्लियामेंट की बेतौकीरी तो हुई। पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तारियों पर स्पीकर का एक्शन नज़र आ रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो वो इजाज़तनामा नज़र नहीं आ रहा जिसके बगैर ये गिरफ्तारियाँ मुमकिन हुई। लिहाजा पार्लियामेंट की बेतौकीरी तो हुई। पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तारियों पर सियासतदानों के आंसू तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो मजबूरी दिखाई नहीं दे रही जिस पर खुलकर बोल भी नहीं सकते। लिहाजा पार्लियामेंट की बेतौकीरी तो हुई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इन गिरफ्तारियों की मजम्मत तो की, लेकिन तोपों का रुख निशाने से बदलकर जाती उमरा की तरफ कर दिया। वज़ीर आज़म तो खामोश रहे ही रहे, लेकिन पार्लियामेंट की इस बेतौकीरी पर मियाँ नवाज शरीफ जैसा बड़ा लीडर ये क्यों चुप हैं, जो कई बार खुद पार्लियामेंट की बेतौकीरी का निशाना बने, जिन्होंने सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ी है। सियासतदानों के अपने ही ईवान की तकरीम पर क्या ये खामोशी दुरुस्त है? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। मियाँ साहब, सबसे पहले मेरा सवाल कि पार्लियामेंट के अहाते में कतई नज़र इसके कि वो पीपल्स पार्टी के लोग थे, कौन लोग थे, लेकिन हमें ये पता है कि वो सियासतदान थे। आप भी एक सियासतदान हैं। क्या जो रवैया उनके साथ अपनाया गया, जिस तरह पार्लियामेंट से उनकी गिरफ्तारियां की गई, क्या आप इसकी मजम्मत करते हैं मियाँ साहब? देखें, कौन सा सियासी वर्कर होगा सियासी अप्रोच रखने वाला, सियासत में आइन कानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वाला, जो इस फेल की मजम्मत नहीं करेगा। यकीनन मजम्मत हर कोई कर रहा है, करनी भी चाहिए, मगर मैं शाजिया हमेशा ये बात करता हूँ कि ये क्या तरीका है कि जो इसका बीज बोता है उसको कोई देखता नहीं, जो काट रहा होता है उसको देख रहे होते हैं। आप ये देखें आज, हाँ ठीक है, मैं और आप बात कर रहे हैं कि क्या ये बेतौकीरी नहीं है, क्या ये अदम तहफ़्फ़ुज़ नहीं है पार्लियामान के लोगों को, इस पे कमेटी बनी है, बड़ा अच्छा हुआ है। मगर मुझे अच्छा, चले एक और चीज़ बताएं, क्या स्पीकर की मर्जी के बगैर ये गिरफ्तारियां पार्लियामेंट के अहाते से क्या रूल्स के मुताबिक
स्पीकर की मर्जी के बगैर गिरफ्तारियां हो सकती हैं? आप तो ज़्यादा जानते हैं। नहीं, देखें, रूल में तो उनकी मर्ज़ी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। हाँ। कानून के मुताबिक तो ये मुमकिन ही नहीं है। मगर मुझे ये बताएं कि जो असद कैसर साहब, अगर मैं और आप इस चीज़ का रोना रोएं तो वो तो समझ आता है, मगर असद कैसर अगर इस पे कहें मैं मजम्मत करता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है, ये बेख्तियार स्पीकर हैं, तो वो तो ख़ुद स्पीकर रहे हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ कि 4 साल उनके चैम्बर में बैठ के बाकायदा वो ये कह लें कि स्पीकर बाद में आते थे, वो पहले मौजूद होते थे, तो वो बाइख्तियार थे या स्पीकर बाइख्तियार थे? इसका भी ज़रूर कमेटी बननी चाहिए। मैं ये बात कोट क्यों कर रहा हूँ? इसलिए नहीं कर रहा कि ये कुछ जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। हाँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि भाई आप रास्ते खुद बनाते हैं और उन रास्तों पे चल के फिर लोग आते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ कि क्या 4 साल जो एक पेज था, उस वक्त आइन कानून की बालादस्ती का किसी को कोई फिक्र नहीं था। उस वक्त एक पेज जो था उसमें आज कहा जाता है कि पार्लियामेंट के अंदर से अरकान असम्बली को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हम अरकान पार्लियामेंट नहीं थे जब हमें गिरफ्तार किया जाता था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल की गलतियां आज जो हो रहा है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। आप बात कर रहे हैं एक पेज की, कल एक पेज था, किसी को आइन और कानून की बालादस्ती की कोई फिक्र नहीं थी। एक पेज आज भी है जिसका बरमला एतराफ़ करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के अस्करी और सिविल क़यादत जो है वो बिल्कुल एक पेज पर है। तो अगर आज भी ये सब कुछ हो रहा है तो क्या फिर हम आज भी ये समझें कि आज का भी जो एक पेज है उसमें भी कानून और आइन की कोई बालादस्ती नहीं है? नहीं शाजिया, मैं पहले भी 1-2 दफ़ा आपसे ये कह चुका हूँ कि 2018 का एक पेज था, उसमें तमाम अदारों समेत मीडिया का बहुत सा हिस्सा भी उस पेज का हिस्सा था। आज आप अगर दफाई अदारे के हवाले से बात करती हैं तो एक अदारे के साथ अच्छा रिलेशन अपनी जगह, मगर क्या बाकी पेज आपको नज़र आता है जो 2018 में नज़र आता था? बात ये करें, आप ये सवाल करें आप कि आप जब ये बात करती हैं कि उस वक्त भी एक पेज था, आज भी एक पेज है बकौल प्राइम मिनिस्टर के, तो मैं उसमें वजाहत करना चाहता हूँ ये कि 2018 में वाक़यातन एक पेज था जब आप किसी पे हेरोइन, किसी पे मंशियात डाल देते थे और उसको गिरफ्तार कर लेते थे। उस वक्त इंसाफ फराहम करने वाले अदारों, मरवत साहब की बात सुनी होगी, उनकी बड़ी ज़बरदस्त आज की ये बात थी। उन्होंने कहा कि माजी में वो खड़े होके असम्बली में कह रहे थे, आप लोगों की तरफ इशारा करके, नून लीग की तरफ, हुकूमत की तरफ, बेंचेस की तरफ, कि माजी में इनके साथ जो हुआ, जो मरियम बीबी के साथ हुआ, जो राना सनाउल्लाह के साथ हुआ, जो ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ, उस वक्त ये सब कुछ जनरल फैज़ के ज़ेर असर अगर हो रहा था, ईवान उस वक्त भी कमज़ोर था, ईवान आज भी कमज़ोर है। मतलब कि उनको अदराक है कि जो माजी में आप लोगों के साथ भी हुआ वो गलत था, उसको ठीक नहीं कह सकते, लेकिन बात यह है कि आज भी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। शाजिया, अगर हौसले से मेरी बात हो लेने दें तो मैं वही बात करना चाह रहा हूँ जो आप कह रही हैं सवाल की शक्ल में। जी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उस वक्त शेर अफजल मरवत असम्बली का हिस्सा नहीं थे। हाँ। उस वक्त जो करवा रहे थे, अगर उनकी ज़बान से यही बातें आप सुने तो मुझे अच्छा लगे। आप ये देखें कि जनरल फैज़ हमीद का जो ज़िक्र शेर अफजल मरवत कर रहे हैं, क्या जो उस वक्त करवा रहे थे उनमें से कोई असम्बली में है? अगर ये शाह महमूद कुरैशी बात करें, ये इमरान खान बात करें, तो मुझे समझ आती है कि उस वक्त भी क्योंकि ये करवा रहे थे और हो रहा था इनकी ख्वाहिश पे, तो आज ये नदामत से बात कर रहे हैं, तो मुझे होए कि ये इनमें कोई तब्दीली आई है। भाई जो बात कर रहे हैं वो तो हिस्सा ही नहीं थे उस असम्बली का। आप कह रहे हैं ना
है कि वो उन्हीं से बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के दरवाजे बंद, किसी से कोई बात नहीं होगी, धोखा किया इन्होंने हमारे साथ। ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। कैसे? वो बार बार उसी जगह बात करेंगे जिनको मीर जाफ़र मीर सादक कहते थे जलसों में, तो अगले दिन रात को आरफ अलवी के ज़रिए उन्हीं से भीख मांगते थे दोबारा इक़्तिदार की। ये आपको इल्म नहीं है? उन्हीं को दोबारा एक्सटेंशन देने की बात करते थे। कैसे हम मान जाएं कि आज वो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, तो पहली बातें जो अमलन करते रहे हैं वो गलत थी? क्या आज वो फिर से बात नहीं कर रहे कि अली मीन गंडापुर जो बात कर रहे हैं मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, भले वो सहाफ़ियों की ख़वातीन की बेइज्जती करें, मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। 3 दिन बाद आज उसकी अफसोस का इजहार कर रहे हैं, मजम्मत फिर नहीं कर रहे, आज भी पे वो बात कर रहे हैं। मुझे ये बता दे कोई कि क्या आप उस शख्स को बार बार कोट करेंगे कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? ओ भाई, आज भी इंसाफ फ्राहम करने वाले अदारों का लाडला है वो। कभी हमारे वक्त में ये हुआ था कि मेरे पे गद्दारी का जो मुकदमा हुआ, किसी ने कहा था अदालतों में कि ये एक ड्रामा रचाया गया है या एक मफरूज़े पे मबनी कहानी बनाई गई है, इसको गिरफ्तार करके ले आए? तो आज इमरान खान की जान को खतरा है। पीटीआई भी आज ये बात कर रही है कि अंदर इमरान खान की जान को भी खतरा है। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझा दें, यहाँ पर इदारों की ईंट से ईंट बजाने की बात की गई। यहाँ पर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ जब वो आर्मी चीफ थे, जब वो DGI थे, उन पर खुलेआम सरेआम तनकीद की जाती थी, जलसे होते थे। ऐसा PTI के जलसे को लेकर इतना खौफ क्यों था कि रातों रात कानून पास किया गया, टाइमिंग्स लागू की गई? क्या जलसों की भी टाइमिंग्स हुआ करती हैं? ये जलसे आप लोग भी करते हैं, करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी करती है। इतना भंचाल क्यों आ गया एक जलसे से? नहीं जी नहीं, आपको जितना भंचाल आया हुआ है वो ना जाहिर करें, मेरी बात सुने। सर मुझे क्यों आने आप सर? जो बात कर रही हैं, आपको भंचाल आया हुआ है, आप अगले की बात ही नहीं सुन रही। मैंने सवाल और पूरा आप जो नहीं ठहरे हैं, मेरी बात सुने। आप मुझे बताएं कि जो आप बात कर रही हैं कि हम लोग जिक्र किया करते थे उस वक्त के इंटेलिजेंस अदारों के सरबराह का या उस वक्त के आर्मी चीफ का, क्या हमारे साथ उस वक्त जो कुछ हो रहा था वो आज हो रहा है? और क्या उसके जवाब में हमने कभी 9-10 मई करने का तसव्वुर किया था जो इन्होंने करके दिखा दिया? फिर मुझे ये बताएं, क्या हमने मीर जाफ़र मीर सादक के अलकाब उनको दिए थे? हमें दिए गए। फिर मुझे ये बताएं, और मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ शाजिया, कि दुनिया भर में जहाँ कहीं, और ये बात आपसे मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे आप इस चीज़ का ये सवाल है मेरा आपसे कि दुनिया भर में जहाँ बगावत होती है, अगर वो बगावत कामयाब हो जाए तो वो बागी अपने या तो मकासद हासिल कर लेते हैं जो भी उनके हों, या वो रियासत टूट जाती है। अगर वो बगावत नाकाम हो जाए तो उन बागियों को मार दिया जाता है। ये बात दुरुस्त है? जी, तो यहाँ आज कौन बगावत कर रहा है? ये बात दुरुस्त है? हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। आप रुक जाए ना, अब रुक जाए ना, रुक जाए। जी ये बात दुरुस्त है जी। अब आ जाएं कि क्या 9-10 मई को अदारों के अंदर बगावत नहीं करवाई गई और किसी हद तक वो बगावत कामयाब नहीं हुई? और आप मुझे ये बताएं कि उन बागियों के खिलाफ 1.5 साल के अंदर रियासती अदारों ने या रियासत के कानून ने क्या अमल किया? नंबर 1। नंबर 2, जमहूरियत दुनिया में होती है, जिस तरह आप मुझे कह रही हैं कि क्या जलसों की टाइमिंग होती है, आप ठीक कह रही हैं, जलसों की टाइमिंग नहीं होती। जलसे शुरू होते हैं, देर तक जारी रहते हैं, ये हकीकत है, दुनिया भर में हम भी करते रहे हैं। बिल्कुल। मगर मुझे ये बताएं कि जहां दुनिया भर में जमहूरियत है वहां कभी पुरतशद्दद एहतजाज हुआ है? और जहां हुआ है क्या वो रियासतें टूटी नहीं है उसके नतीजे में? और क्या पाकिस्तान में जहां कहीं जब एहतजाज हुआ है, क्या इस तरह पुरतशद्दद एहतजाज हुआ है जिस तरह PTI कर रही है? और क्या ये कवानीन जो बने हैं, इसके बाद एक सेकंड, इसके बाद नहीं पहले मेरी सुने, इसके बावजूद जो कवानीन का आप जिक्र कर रही हैं,
आप मुझे बताएं 11 सितंबर 2022 को जो सूबे की सरकार, खैबर पख्तूनख्वा की सरकार सरकारी वसाइल से हमला आवर हुई थी इमरान खान की क़यादत में इस्लामाबाद पे, उस वक्त जो कुछ हुआ था सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मौजूद था, उसके होते हुए उसकी वायलेशन हुई थी। क्या आप उसके बाद कोई एक्शन अदालत की तरफ से तौहीन अदालत का लगा? नहीं लगा। क्या हमने सुप्रीम कोर्ट पे हमारे पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने हमला किया था? क्या हमारे लोगों पे एक सेकंड, क्या हमारे लोगों पे FIR हुई? हमारे लोगों को सजाएं हुई? ओ भाई, ये लाडला है, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करे, ये हाई कोर्ट पे हमला करे, ये जुडिशियल कम्प्लेक्स पे हमला करे, आज तक इस पे FIR नहीं, आज तक इसको सजा नहीं दी गई। क्या PTI ने मना किया है कि 9 मई अगर हमने किया है, अगर हमारे लोग शामिल है आप उनको सजा दें? नंबर 1, PTI ने तो नहीं मना किया, वो तो कहते हैं ओपन आप इसका ट्रायल करें, आप इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं, आप जो सामने आते हैं आप उसको सजा दें। नंबर 1। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं पुरतशद्दुद है, जो पिछले इतवार का जो जलसा था उसमें किसने ये पुरतशद्दुद किसने बनाया? रास्ते किसने बंद किए? कंटेनर्स किसने लगाए? एक तरफ आप इजाज़त दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप रास्ते बंद कर रहे हैं। जब आप कियोस्क क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लोगों को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना था? सर मुझे एक जवाब दे देना। आते, जलसा करते, तकरीरें करते, अपने अपने घरों को जाते। उन्होंने कोई धरने का तो ऐलान नहीं किया था, धरना दे के तो उन्होंने नहीं बैठना था। सर क्या करना था उन्होंने? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेते? अब आपका सवाल भी जब मेरे जवाब से लंबा हो तो मुझे इतनी तो इजाज़त दे दिया करें कि मैं आपके सवाल जितना टाइम ले लूं, ये तो इजाज़त देना प्लीज़ प्लीज़। अब आप जो बात कर रही हैं कि जो रुकावटें खड़ी की गई नहीं करनी चाहिए थी, मैं ये कहता हूँ, मगर मुझे ये बताएं कि 26 नंबर जो चुंगी है उस पर हमला किसने किया था उसी दिन? ये बता दें आप। मैं आपको बताती हूँ। 8 सितंबर को जो उनका जलसा था। जी, क्योंकि वो आगे जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि कह रहे थे कि आपका 3 घंटे का वक्त है, 3 घंटे का वक्त खत्म हो गया है। ये आप बात गलत कह रही हैं, ये आपके मालूमात ही गलत हैं, और अगर मालूमात गलत की बुनियाद पे आप बात कर रही हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? और अगर दानिस्ता तौर पे बात कर रही हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक रोड मैप उनके साथ डिस्कस करके बनाया गया था कि इस रूट से आप आएंगे, वो उस रूट से हट के दूसरे रूट से जाने की ख्वाहिश या कोशिश कर रहे थे, जिस पे उन्होंने पथराव किया, और फुटेज मौजूद है। मुझे किसी की वकालत करना नहीं है, मुझे किसी पे इल्ज़ाम लगाना नहीं है, आप फुटेज से देख लें कि किन्होंने वो पथराव पहले किया और उसके जवाब में पुलिस ने शेलिंग की। ये आपके इल्म में होना चाहिए। जब आप बात करती हैं तो फिर आपके पास प्रूफ होना चाहिए। दूसरी बात, मुझे ये बताएं सर कि ये जो कानून आप कहते हैं रातों रात बना, क्या ये कानून किसी एक जमात के लिए रहेगा या सब के लिए रहेगा? अब वजह क्या है, मैं इसको क्यों सपोर्ट करता हूँ इस कानून को? मुझे कभी भी सियासी जमातों पे पाबंदियाँ, जलसे जुलूसों पे पाबंदियाँ लगाना कभी भी मुनासिब नहीं लगा, और मैं अपनी जमात के अंदर भी खड़े होके हुकूमत का हिस्सा हूँ तो तब भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ। मगर मुझे ये बताएं कि क्या आप इस्लामाबाद को माफ़ नहीं कर सकते? आप डी चौक जो आपने दिखा दिया, उससे पहले मेरे जैसे लोगों को डी चौक का पता ही नहीं था कि डी चौक होता कहाँ है, मगर आपने 2014 में जो मुतारफ़ करवाया डी चौक, अब किसी ने 10 बंदों ने भी एहतजाज करना हो, अपने मसले का बयान करना हो, वो कहता डी चौक जाएं। आप देखिए रेड जोन है, दुनिया भर के सफारतकार आपके पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां लतीफ़ साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्या सारे पाकिस्तानी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक हैं? मेरा ख्याल है एक हैं। क्या हम सब दहशतगर्दों को मुल्क से निकालना चाहते हैं? मेरा ख्याल इस पर भी अलग नहीं। जी हाँ, बिल्कुल निकालना चाहते हैं।
क्या दहशतगर्दों के हाथों पाकिस्तानियों का बहने वाला खून का रंग मुख्तलिफ है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। तो फिर इनके खिलाफ लड़ने पर इख्तलाफ क्यों? वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर को अपनी फोर्सेस की ताकत पर यकीन नहीं या हुकूमत की काबिलियत पर कोई शक है जो वो खुद दहशतगर्दी के खात्मे के लिए निकलना चाहते हैं? पाकिस्तानी सिक्योरिटी की तारीख बताती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर पूरी कौम के साथ वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपनी फ़ौज के साथ खड़ी रही हैं। अलमिया तो ये है कि मुल्क में जारी बदतरीन सियासी मुखालिफत में भी ये इशू सर उठा रहा है कि दहशतगर्दों के साथ किसने निमटना है। TTP को रोकने के लिए अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किसने करने हैं, सूबे ने या वफाक ने? वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर का ये मानना है कि वफाक की पॉलिसी की वजह से उनके लोग मर रहे हैं। क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। अब मैं ऐलान करता हूं यहां पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं बहसीयत सूबा बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं बहसीयत सूबा वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा। वज़ीर आला KP का ये ऐलान सामने आने की देर थी कि जैसे सियासी बयानात ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने पर एक वाज़ेह तफरीक पैदा कर दी। जैसे लगने लगा कि अब हम एक नहीं रहे। अगरचे हुक्मरान इत्तेहाद माजी में KP हुकूमत को ताने देते रहे हैं कि सूबे में सिक्योरिटी के मामला ठीक नहीं और वज़ीर आला KP को सूबे में होने वाली दहशतगर्दी पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन अब हुकूमत इसे वफाकी सब्जेक्ट मान रही है। क्या कह रही है हुकूमत इस हवाले से, ज़रा देखिए। आज CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। मैं ये तंबीह करता हूँ गंडापुर साहब से कि वो बेशक अपना गंडासा इस्तेमाल करें हर मामले में, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, खारजा अमूर के हवाले से अगर इस तरह हुआ तो फिर तो अमेरिका की 50 रियासतें कहेंगी जी कि हम अपनी अपनी खारजा पॉलिसी बनाएंगे। अमेरिका इजाजत देगा उसकी? 28 रियासतें हैं हमारे पड़ोसी इंडिया की, 28 वहाँ खारजा पॉलिसियां बन सकती हैं। कौन सी रवायतें आप डाल रहे हैं? इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? हर चीज़ की कोई हद होनी चाहिए। नाजरीन, इस हकीकत से भी नज़र नहीं चुराई जा सकती कि मुल्क में दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा KP ही है, लेकिन क्या रियासत उनके खून को सस्ता समझती है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। तो फिर ये इख्तलाफ कैसा और क्यों? हुकूमत पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान से निमटने के लिए पहले भी कई बार अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कर चुकी है। वो नाकाम हुए या कामयाब, ये एक अलग बहस है, मगर अब बहस कारकर्दगी की छिड़ गई है। वज़ीर आला के बयान के पीछे वफाकी हुकूमत की महज सियासी मुखालफत है या वाकई काबिलियत और अहलियत का फुकदान है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों की जड़ें पाक अफगान बॉर्डर पर कबायली इलाकों यानी कुनर, नूरिस्तान, पख्तिका और पख्तिया में आज भी मौजूद हैं। आज भी वहाँ ये लोग मौजूद हैं जहाँ से वो पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं और वापस चले जाते हैं। उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को यकीनन अफगान हुकूमत की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए माजी में KPK से कबायली जरगे अमायदीन अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करते रहे हैं, लेकिन वो फेडरेशन के हुक्म और एक स्ट्रैटेजी पॉलिसी के तहत अफगानिस्तान जाते रहे हैं। अब अगर वज़ीर आला KP के कोई वफ्द या हुकूमती रहनुमा को ऐसे किसी मुज़ाकरात के लिए भेजते हैं तो जाहिर है वो एक नई मिसाल कायम करने वाली बात होगी। अली अमीन गंडापुर का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब इमरान खान ये ऐलान कर चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब किसी किस्म के डायलॉग नहीं होंगे, बात नहीं होगी, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। उन्होंने ये शिकवा किया कि पहले इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त दी गई, फिर 8 सितंबर के लिए NOC दिया गया, मगर तारीख देकर हमें धोखा दिया गया। नाजरीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी उमूमन सिक्योरिटी फोर्सेस का सब्जेक्ट समझा जाता है और इनके साथ मुज़ाकरात के लिए खान साहब पहले दरवाजे बंद कर चुके हैं। सवाल यह है कि ऐसे में अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से डायरेक्ट मुज़ाकरात का बयान, क्या इससे तनाज़ा मज़ीद जो है वो बढ़ सकता है? फिर उनकी अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात, तो इस हवाले से ये कितनी अहम है मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अब्बास बप्पी साहब, सेनेटर हैं, PTI के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास बप्पी साहब, गंडापुर साहब ने तो बयान दे दिया अफगानिस्तान से बात करने का, लेकिन हैरानगी उस वक्त हुई जब इमरान खान साहब ने, बानी PTI ने उनकी तायद की। तो ये तो बड़ी एक अजीब सी अलग सी मिसाल कायम आप लोग करना चाहते हैं ये कि सूबे जो हैं वो अपने तय जाके दूसरे मुमालिक से जो हैं वो इस तरीके से बात करें। ये गुस्से में बयान दिया था, जोशे खिताबत था, या वाकई अब आप लोग ये करना चाहते हैं?
भी याद रखिए, दुनिया में जो बेहतरीन जंगें जीती गई हैं वो शायद बैटलफील्ड्स पे नहीं, बार्गेनिंग टेबल्स भी जीती गई, नेगोशिएशन से, मुज़ाकरात से, सामने आमने बैठ के बात की गई। और जिस किस्म का कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ है, शायद दुनिया में इस तरह के बॉर्डर नहीं मिलते। ईरान के साथ भी उसी तरह कॉम्प्लिकेटेड है, पर अफगानिस्तान ड्यू टू द सिचुएशन ज़्यादा खतरनाक है। और पिछले कई मतलब प्रॉब्लम 60, 70, 80 साल से जिस तरीके से हमने इस बॉर्डर को गवर्न किया है वो बड़ा टेक्निकल तरीका था, जिसमें यकीनन आपने वहाँ पे जो बॉर्डर बैठे हमारे जो पश्तून हैं और यकीनन बॉर्डर के उस साइड पे थे, वो आपस में रिश्तेदार भी थे, वो एक ज़बान बोलते हैं, वो एक कल्चर शेयर करते हैं। हमने वहाँ पे जगह का इस्तेमाल किया, वहाँ पे जो मशर है उनका इस्तेमाल किया, वो आपस में बातचीत करते थे, आपके बॉर्डर्स बहुत ज्यादा बेहतरीन सेफ रह गए। जब आपने उसको रूल जो एंगेजमेंट थी वो खत्म कर दी दोनों साइड के ऊपर, अल्टीमेटली वहां एक स्पेस क्रिएट हुई जिसको तालिबान ने टेक ओवर कर दिया। इस वक्त हालात ये हैं कि सवात से लेके नौकर जो आपका आखिर में जो आपके वजीरिस्तान के कबाइल है वहां तक ये जो पूरी पट्टी है ये सारी अनसेफ हो चुकी है। बहुत बड़ा ऐसा जगह भी है जहां पे पाकिस्तान के अंदर तालिबान के बहुत से लोग इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, और उसकी मिसाल आपको 2-3 ऐसे मिल सकती हैं। तो जो बन्नू का वाक़या है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज पाई जा रही है कि वहां पे वो लोग इन्वॉल्व थे जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे। चले बन्नू को छोड़ देते हैं। इस वक्त केपीके की जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और स्टार्टिंग फ्रॉम कोहाट से डाउनवर्ड्स टुवर्ड करक, बन्नू और नीचे की तरफ डेरा इस्माइल खान तक, ये जो पूरी पट्टी है वहां पे यकीन करें अमन आमा का इशू, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि पुलिस वाले दिन दिहाड़े वहां पे शहीद कर दिए जाते हैं, पुलिस वाले के भाई शहीद कर दिए जाते हैं। इस बात की आपकी किसी बात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन बात आपको समझाने के लिए जी मुझे समझ आ रही है आपकी बात, लेकिन सवाल ये है कि इस सब के बावजूद क्या सूबे ये मामला खुद हल करेंगे? अब लेट मी फिनिश, आपको पूरा पॉइंट समझ लेंगे, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स इफ यू अलाउ मी प्लीज। तो हुआ ये कि आज से तकरीबन 4 दिन पहले लकी मरवत में पूरी जो पुलिस फोर्स है उसने एहतजाज शुरू कर दिया, वो स्ट्राइक पे चले गए। पाकिस्तान में आज तक पुलिस फोर्स स्ट्राइक पे नहीं गई, उन्होंने अपना कैंप लगाया, कैंप में सैकड़ों की पुलिस अफसरान बैठ गए, डीपीओ गया, आरपीओ गया, डीसी गया, कमिश्नर गया, उन्होंने जाके मैंने तल्ला किया कि अपनी कॉल ऑफ करे स्ट्राइक। उन्होंने कहा जी नहीं, हम बहुत सारे लोग अपने शहीद करा चुके, हम अपने भाई शहीद करा चुके, जब तक पाकिस्तान इस लकी मरवत को, कहा जी लकी मरवत में से यहाँ से आप फोर्सेस को बाहर नहीं भेजते, आप ये जो तालिब जाने, ये जंगजू जाने, ये दहशतगर्द जाने और हमारा जिरगा और हमारे मैशर जाने, हम इसको कंट्रोल करेंगे। अदरवाइज अगर आपने ये एंगेज किया तो हमारे पुलिस वाले डेली बेसिस पर शहीद होंगे। अब इशू ये है कि अगर आप लोगों को एंगेज नहीं करेंगे तो इश्यूज बढ़ते जाएंगे। अब अली आमीन गंडापुर ने क्या कहा, उसने कहा कि हमारा जो इस्लामाबाद में बैठा जो वजारत खारजा है यानी कि फॉरेन ऑफिस है, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। आप बता दें पिछले 8 महीने में अफगानिस्तान के हवाले से एक फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट जो वजारत खारजा ने इशू की हो, फॉरेन मिनिस्टर ने एक विजिट अफगानिस्तान का किया, तो इसके लिए यही तो बात है, असेंबली का फोरम है, आप वहां बैठ बात करें, फॉरेन मिनिस्टर से बात करें। वैसे शाजी भी असेंबली का फोरम हमने देख लिया, 10 सितंबर को जो असेंबली का फोरम है उसकी औकात भी देख ली और उसके हालात भी देख लिए। जहां पे वहां पे एमएनएस की हिफाजत नहीं हो सकती, वहां पे अफगानिस्तान का इशू रिजॉल्व नहीं होगा। सो उसने अपने अली अमीन गंडापुर ने अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी इश्यूज के बाद उसने कहा जी मैं जाके बात करता हूँ। अल्टीमेटली अप्रूव किसने करना है? फॉरेन ऑफिस ने करना है, अप्रूव फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, अप्रूव आपकी फोर्सेज और आपकी फौज ने करना है। लेकिन जब वो कहते हैं तुम अपनी पॉलिसी रखो अपने पास, जो आर्गुमेंट जब वो इस तरीके से बात करेंगे अपनी पॉलिसी रखो अपने पास, तो वो क्या बात करेंगे उनसे? इसका मतलब ये है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट खुद भी नहीं बात करना चाह रही, फेडरल गवर्नमेंट की अपनी अफगानिस्तान पे कोई पॉलिसी नहीं है, और अगर सीएम-केपी या केपी गवर्नमेंट अपने तई कोई निगोशिएशन से मुज़ाकरात के ऊपर कोई पॉइंट्स लेके आती है, कोई टीओआरस लेके आती है और फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यार आप ये चीजें मांग रहे हैं, ये चीजें ऑफिस को लूप में लिए बगैर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मसला लूप का ये है कि 8 महीने से बेचारा लूप में ले रहा है, इस वक्त लूप उसके गिर्द हो गई है। मतलब उसका पूरा जो केपीके के सूबे के जो लोग हैं वो अमीन के सर के ऊपर है, तुम हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हो, हमने वोट इमरान खान को दिए, हमने वोट अली बिन गंडापुर को दिए, हमारे इश्यूज तुमने रिजॉल्व करने। फॉरेन ऑफिस तो इस वक्त यकीन करें, आपने कश्मीर पे कोई स्टेटमेंट देखी है, आपने इसराइल और पैलेस्टाइन पे कोई स्टेटमेंट देखी है, आपने अफगानिस्तान या ईरान के बॉर्डर के हवाले से कोई फॉरेन ऑफिस डज नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। ये उस दिन सबक दिया गया है उन लोगों को जो रिप्रेजेंट करते हैं। अब्बास बप्पी साहब पीटीआई के रहनुमा मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 65 साल की उम्र से 68 साल करना
क्या हुकूमत वक्त के लिए इतना आसान होगा? क्या मौजूदा चीफ जस्टिस ही आइंदा 3 साल के लिए चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठेंगे? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आइंदा मुल्क में हुक्मरानी की राहों की तयन करेंगे। सियासी पोलराइजेशन कम होगी, बढ़ेगी, क्या होगा, इससे शायद किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमती ऐवानों से तो ये खबरें आ रही हैं कि 2/3 अक्सरियत पूरी करके आइनी तरमीम लाई जा सकती है। मुमकिन आइनी तरमीम को लेकर हुकूमत ने कई यू टर्न्स लिए, बड़ी बार तरदीद भी की, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि किसी भी वक्त बिल्ली थैले से बाहर आ सकती है। खबरें हैं कि बाकी सब तैयार है, बस हुकूमत झटपट इस मामले को निपटाना चाहती है। मगर कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर गेम हुकूमत के लिए चैलेंज भी बना हुआ है, क्योंकि किसी भी आइनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत वोट लेना ज़रूरी है। 2/3 मेजॉरिटी के लिए कौमी असम्बली में 224 या जबकि सेनेट में 63 वोट चाहिए, जो बज़ाहिर अभी हुक्मरान इत्तेहाद के पास नहीं है। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 211 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि अपोजिशन बेंचों पर 101 अरकान मौजूद हैं, जिनमें 8 सीटें JUI-FA के पास हैं। यानी यहाँ हुकूमत 2/3 अक्सरियत से 13 वोट दूर है। मौजूदा सूरत हाल में ऐसा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर मौलाना फजलुर रहमान अपना वज़न हुकूमती पलड़े में डाल देते हैं तो ये फासला कम होकर 5 वोट रह जाएगा। और PTI वाले तो कह रहे हैं कि अगर ये पूरा करने चाहें तो किसी के बेटे को उठाएंगे, किसी की बीवी को उठाएंगे, किसी की बेटी को उठाएंगे, तो इनकी तो 2/3 अक्सरियत पूरी हो जाएगी। ये PTI वाले कह रहे हैं। सियासी मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि 5 वोट पूरे करने के लिए PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो रेडार पर आ सकते हैं, जिनकी पार्टी का वाबस्तगी का फैसला होना बाकी है। इसी तरह सेनेट में हुकूमत को 63 वोट चाहिए, मगर इसके पास सिर्फ 54 अरकान मौजूद हैं, यानी हुकूमत को 9 वोटों का शॉर्टफॉल है। सेनेट में भी मौलाना फजलुर रहमान की जो है ना वो की प्लेयर हैं, JUI के पास 5 वोट हैं। अब समझ में आता है कि मौलाना साहब की अहमियत क्या है। और पिछले 2 हफ्ते जो हमने आनियाँ जानियाँ देखी, कभी जरदारी साहब जा रहे हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं उनको मनाने के लिए, लेकिन मौलाना कल ये भी कहना, कल भी उन्होंने कहा हम अपोजिशन में हैं, हम अपोजिशन में रहेंगे। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब, इस वक्त मुल्क में इतने ज़्यादा मसाइल हैं, हर जगह। एक तो महंगाई का मसला है, दूसरी तरफ आप देखें कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ क्या हो रहा है, सियासी पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। नौबत यहाँ पे आ गई है कि पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया जा रहा है और पार्लियामेंट को सब जेल करार दिया जा रहा है। लेकिन लगता ये है कि हुकूमत के लिए इस वक्त एक ही काम है, एक ही प्रायोरिटी है कि किसी तरीके से 2/3 पूरा करके जुडिशल पैकेज को लाया जाए। अब वो एक्सटेंशन का वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि इस्लाहात कर रहे हैं। तो ये हुकूमत आपको लगता है अपने इस मिशन में कामयाब हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम हुकूमत के इस मिशन में कामयाब होने के रास्ते में कितनी रुकावटें हैं। पहली रुकावट तो ये है कि ये असम्बली ख़ुद जो है ये कंट्रोवर्शियल असम्बली है। दूसरी बात यह है कि ये असम्बली और पार्लियामेंट ख़ुद जो है वो नामुकम्मल है। तीसरी बात यह है कि इसके क़याम में आने का जो प्रोसेस था वो ख़ुद कोर्ट के अंदर चैलेंज हो के कंट्रोवर्शियल हो चुका है। और इन सब चीज़ों के बावजूद आवाम किसी भी सूरत में इनके साथ नहीं है। और मोर ओवर असम्बली में अक्सरियत ना होने के बावजूद इस चीज़ का इसरार कि हम ये सब कुछ कर लेंगे। मतलब मैंने तो कल भी कहा था, आज भी कहूँगा कि इसके लिए किसी वज़ीर आज़म या किसी पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए तो किसी जादूगर की ज़रूरत है, जो आए वो सामरी जादूगर के बारे में कहते हैं कि वो यूँ रस्सियाँ फेंकी और वो सारे जो है वो सांप बन गए। मतलब ये है कि वो जो कुछ हुकूमत करना चाह रही है वो किसी डेमोक्रेटिक या पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए तो गालबन नहीं कर सकती। ये करने के लिए उन्हें कोई ड्रामा ही करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि आवाम का वक्त वेस्ट कर रहे हैं, जो PTI के लोग कह रहे हैं किसी के उठा लिया जाएगा, किसी की बेटी को, किसी की बीवी को कर आगे तो पूरा कर लेंगे। वो देखा आपने इससे पहले इससे भी अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी। मतलब ये तो वो बिल्ली है जिसको ये थैले से बाहर लाना चाह रहे हैं। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं है। मैं आपको एक बात की गारंटी कर सकता हूँ कि अगर ये इस किस्म की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
कर भी लेते हैं तो इसके बाद इनकी अपनी तबई उम्र जो है वो मज़ीद कम हो जाएगी। कैसे? इनकी माशरे के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इज़्ज़त मज़ीद कम हो जाएगी। और इस लिहाज से आपको लगता है कि इज्जत का फिक्र होता, दुनिया का फिक्र होता, इन सब बातों का अदराक होता तो ये सारी मूव कर रहे होते हैं। यहाँ इखलाकियात, इज्जत, आपको लगता है हमारी सियासत में ये सब कुछ मैटर करता है? मैटर इसलिए करता है कि इन्हें कितने वोट मिले हैं। अब अगर पतन की रिपोर्ट आ गई है तो फिर इस तरह की रिपोर्टें जो है वो हर जगह से आएगी और आखिरी रिपोर्ट वही होगी जो फॉर्म 45 की भी नहीं होगी, बल्कि आखिरी रिपोर्ट वो होगी जिसके अंदर ये असेंबली ही नहीं चल सकेगी। और ये जो जितने इक़दामात इस वक्त हुकूमत की तरफ से उठाए जा रहे हैं, ये इक़दामात सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का कर रहे हैं तो वो हुकूमत का कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी का कर रहे हैं तो उस पार्टी का कर रहे हैं जो अपरेंटली जेलों में डाला हुआ है। और अगर ये नुकसान हकीकत में जो हो रहा है वो मुल्क का और मुल्क के अवाम का हो रहा है, ये नुकसान कब तक मुल्क के अवाम और मुल्क के इदारे और मुल्क के जो बसने वाले हैं वो कब तक बर्दाश्त करेंगे, इन्हें ये पता नहीं है। ये समझते हैं कि हर दफ़ा भागा जा सकता है। मुझे लगता है कि अब भागने वाला सीन खत्म हो जाएगा। मुझे एक बात बताएं, आईनी पैकेज हुकूमत की मुद्दत पूरी करने की गारंटी है क्या अगर आ जाता है? आईनी पैकेज जो है, आईनी पैकेज अगर आ गया तो इस हुकूमत के फ़ौरन खात्मे का ऐलान होगा। वो पैकेज अगर उसको पास कराने की कोशिश की तो इनके पास आउट का प्लान होगा। वो मतलब ये है कि इस किस्म के पैकेज को लाना ये इनके लिए बिल्कुल एक, वो कहते हैं किस ऑफ डेथ होगी अपने लिए, खुद अपनी हुकूमत के लिए और अपने। और आपने ये ठीक कहा कि इन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं है। इन्हें तो 8 तारीख को भी किसी की परवाह नहीं थी। इनका ख्याल था कि इंतखाबी निशान छुपा दिया, कैंडिडेट छुपा दिए, बंदों को भगा दिया। क्या रिजल्ट निकला? इसी तरह से आज भी ये वही गलती कर रहे हैं जो इन्होंने 8 फरवरी को की थी। उसके बाद फिर फॉर्म 47 लाना पड़ गया उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए। लेकिन अब जो है अगर ये गलती इन्होंने की तो उसके बाद कोई फॉर्म 47 भी नहीं आएगा, बल्कि इनके लिए वो सब कुछ आएगा जो मुल्क के और इनके और जमहूरियत के फ़ायदे में नहीं होगा। मौलाना साहब की अहमियत इस वक्त उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन मौलाना सही मानों में जमहूरी, अगर उनको देखें उनका रवैया जमहूरी लग रहा है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम कल ऑपोजिशन में थे, आज भी ऑपोजिशन में है, किसी ऐसी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो तो खड़े होकर पीपल्स पार्टी को ताना दे रहे थे कि कल तक तो आप इसके खिलाफ थे जब पीटीआई ये करना चाहती थी, तो आज आप कैसे इसको आज वोट कर सकते हैं? तो जो पिछले 2 हफ्ते से आनियां जानियां लगी हुई थी मौलाना को मनाने के लिए, वो लगता है कि वो फ़ायदा कोई नहीं हुआ उसका। देखिए अभी भी वो उन्हीं के पास बैठे होंगे मेरा ख्याल है, हुकूमत वाले, अगर आप चेक करें तो। बात इस वक्त ये है कि मैं खुद मौलाना से मिल के आया हूँ 2 रोज़ पहले। 1.5 घंटा तक मुसलसल हर इशू पे उनसे मेरी डिस्कशन हुई है। उनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त मैंने सियासत करनी है पाकिस्तान में, और मैं अब ये चाहता हूँ कि वो सियासत हो, मुझे उतना हिस्सा चाहिए जितना मुझे आवाम दे, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर अगर मैं हुकूमत की तरफ जाता हूँ तो मैं तो आवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना बन जाऊँगा। मैं तो, और जब बल्कि इससे पहले जब लास्ट टाइम आखिरी दफ़ा जब हम तमाम अपोजिशन की पार्टियों का एक कट कर रहे थे तो उस वक्त मौलाना ने फरमाया था कि भाई इस वक्त तो हमारे लिए, सियासी लोगों के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हुकूमत से बाहर जितनी पार्टियां हैं वो इकट्ठी हो जाएं, चूँकि अवाम ये चाहते हैं। और जिस किसी ने इस एकता को तोड़ा, अवाम की नज़रों में वो स्याह हो जाएगा। पीटीआई के साथ इकट्ठा क्यों नहीं होते? आप तो अपनी अलग तहरीक चलाना चाहते हैं, पीटीआई के साथ इकट्ठा होने में क्या रुकावट है मौलाना को?
देखें, इसके लिए एक तारीख होती है हर चीज़ की ना, और ये सारे स्टेप्स जो होते हैं ये ग्रेजुअली होते हैं। अभी तो और बहुत सी पार्टियां हैं, और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी जो है इस एकता का हिस्सा नहीं है, वो सब जो हैं वो आवाम की ख्वाहिश पे और आवाम की चाहत पे वो सब ना सिर्फ इकट्ठे बैठेंगे, बल्कि वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे चलने का फैसला भी करेंगे। लेकिन इलेक्टोरल अलाइंसेस का जो माजी है, उसके बारे में जो लोगों के रिजर्वेशंस हैं, बाहमी तौर पे एक ट्रस्ट डेफिसिट्स जो है वो एक दिन में देखें। अब जो कुछ हो रहा है 8 फरवरी के बाद जो कुछ हो रहा है वो ऑर्गेनिक हो रहा है, और इस वक्त जो है वो तमाम कुव्वतें जो कभी सियासत के अंदर इन्वॉल्व हुआ करती थी उन्होंने अपने आप को डिसंगेज कर लिया है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब। मेरे नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।